हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा फ्रॉम लर्निंग हब एंड हमारी कल की क्लास में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो वाइंड अप किया था। इन टुडेज क्लास वी आर कवरिंग द टॉपिक ऑफ डीपीएसपी। कल जब मैंने आपको परसों की क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बोरो किया गया है। तो उसमें से ही एक फीचर जो है हमारे पास वो है डीपीएसपी का। नाउ डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कितने थे, सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी की फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आप सबको पता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक गाइडलाइंस है गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिश्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दी हैं ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ सके। Now, what is the meaning of social and economic democracy? Social democracy means in our society, every individual should be treated equal without any discrimination of caste, color, gender and creed. हमारी इंडियन सोसाइटी में सभी को, वेदर ही और शी बिलोंग्स टू एनी कास्ट, एनी कल्चर, एनी कलर, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे पहला मोटिव इसका ये था। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। एंड जो इसका दूसरा मोटिव था वो था हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं कि सभी को पैसे कमाने के लिए रोजगार मिलेगा। एवरीवन इज हैविंग राइट टू अर्न देयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। So these are the basic two features which are presented by our DPSP. उसके बाद आता है डीपीएसपी का आर्टिकल कि हमारे कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें इसके आर्टिकल्स की तो ये 36 to 51 आर्टिकल्स के इन बिटवीन हमारे पास सारे डीपीएसपी जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो डीपीएसपी है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के साथ कौन कौन से डीपीएसपी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हुए हैं उनके बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 38 आर्टिकल का डीपीएसपी क्या बोलता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हम सोसाइटी में क्या करेंगे, वेलफेयर। अगर हम काम करेंगे तो लोगों की भलाई के लिए करेंगे, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल। उसके बाद ये आर्टिकल क्या बोलता है हमें, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब सोसाइटी में भेदभाव ना करके सभी को इक्वल ट्रीट करके सोसाइटी को आगे कैरी ऑन करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 38 स्टेट करता है। 39 आर्टिकल क्या स्टेट करेगा, इक्वालिटी, लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लाइवलीहुड, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से आप क्या समझते हैं, हमारा बेसिक रोटी कपड़ा मकान। ये तीन बेसिक ऐसी लाइवलीहुड्स होती हैं जो हर बंदा फुलफिल करना चाहता है। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि सभी को इक्वल वर्क मिलेगा, इक्वल वेज मिलेगा। सपोज अगर मैं कहीं पे भी 6 घंटे काम कर रही हूँ तो मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, और ऑन द अदर हैंड अगर उसी जगह पे कोई लड़का वही सेम काम 6 घंटे कर रहा है तो उसको भी उतना ही वेज मिलेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा हमारे वेज रेट पे, हमारे वर्क को लेके। तो ये आर्टिकल 39 स्टेट करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 39A। अब 39 को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास आर्टिकल 39 और एक है हमारे पास आर्टिकल 39A। अब आर्टिकल 39A हमें क्या बोल रहा है, फ्री, लीगल, एल एंड इक्वल जस्टिस। सभी को जस्टिस मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ भी सोसाइटी में इनजस्टिस हुआ है तो ही और शी कैन अपील टुवर्ड्स द कोर्ट, और उनके खिलाफ कोई ना कोई केस जरूर फाइल किया जाएगा। और उसके बाद फ्री लीगल एड। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपना केस फाइल करने के लिए तो उनको ऐसे आज पर कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जो भी लीगल एड होगी, जो भी लीगली कोर्ट्स की तरफ से हेल्प मिलेगी वो क्या होगी, टोटली फ्री होगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या स्टेट कर रहा है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। आई एम हैविंग द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। पुराने टाइम में क्या होता था, द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी। लड़कों को पढ़ने दिया जाता था, लड़कियों को सिर्फ घर बिठाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो हुआ तो ये डिमांड देखी गई कि नहीं, गर्ल्स को भी पूरा राइट है कि वो पढ़ सकती हैं, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं, और अगर लड़कियां चाहे तो वो काम भी कर सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल चॉइस। तो ये आर्टिकल स्टेट क्या कर रहा है कि एक पर्सन के पास राइट है, अगर वो काम करना चाहे तो वो काम भी कर सकता है, अगर वो एजुकेशन पढ़ना चाहे तो वो पढ़ भी सकता है। उसके ऊपर चाहे वो लड़की है, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी दैट यू कैन नॉट स्टडी, राइट। दिस कम्स अंडर अवर आर्टिकल 41।
उसके बाद आते हैं हमारे पास आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या स्टेट करता है? ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ। नाउ यहाँ पे एक टर्म मेंशन की गई है मैटरनिटी रिलीफ। इसको हम बोलते हैं बेसिकली जो लीव्स वुमेन तब लेती है व्हेन शी इज कंसीविंग। वुमेन्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, और उन 9 मंथ्स के लिए जब उनको सपोज दे आर वर्किंग इन एनी प्लेस, उनको जो है लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं जो पेड लीव्स होती हैं। पेड लीव्स इन द सेंस कि अगर सपोज कोई वुमेन लास्ट 3 मंथ्स काम पे नहीं जाना चाहती तो शी इज टोटली फाइन, उसको उस 3 मंथ्स की सैलरी फिर भी मिल जाएगी। उसको हम बोलते हैं मैटरनिटी रिलीफ, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो वो इतनी छुट्टियां ले सकती हैं और उनकी सैलरी में कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। इसको हम वर्किंग कंडीशंस के अंदर भी काउंट करते हैं कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ मैंने आपको बता ही दिया क्या है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बेसिकली क्या करता है? लिविंग वेज। जो हमारे लिविंग वेजेस है, वेज रेट है, वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लिविंग वेजेस में। जो हमारा आर्टिकल 43A है ये स्टेट करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। वर्कर्स की टोटल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हमारे किसी भी मैनेजमेंट में। तो ये थे आपके आर्टिकल 38 से 43 तक। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 38 आर्टिकल बोलता है प्रमोट वेलफेयर, लोगों का भला करो, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज कम कर दो। 39 आर्टिकल स्टेट करता है लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज, रोजगार सबको मिलना चाहिए और इक्वल पे पे मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 ए क्या स्टेट करता है? फ्री लीगल एंड इक्वल जस्टिस, सभी को इक्वल जस्टिस मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको डेफिनेटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देगा। आर्टिकल 49 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, अ पर्सन इज हैविंग फुल राइट कि चाहे वो काम कर सकता है चाहे वो पढ़ सकता है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता है काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 42 मैटरनिटी लीव, ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स, जो भी वुमेन का प्रेगनेंसी पीरियड होता है अगर वो उसमें लास्ट 3-4 मंथ्स में हॉलीडेज लेना चाहती है अपने वर्किंग आवर्स से तो वो ले सकती है, बट उसकी इसमें कोई भी सैलरी डिडक्शन जो है वो नहीं होगी। आर्टिकल 43 लिविंग वेज, जो लिविंग वेज है वो सभी का इक्वल होना चाहिए और जस्टिफाइबल होना चाहिए कि वो अपने बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अर्न कर सके। 43A आर्टिकल क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, जो वर्कर्स है उनकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हमारी किसी भी मैनेजमेंट, राइट। ये थे 38 से लेके 43 तक। उसके बाद आते हैं हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल, जो आर्टिकल 40 से शुरू होते हैं। ये आर्टिकल्स वो हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल, मतलब ये गांधी जी ने प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके ऊपर आर्टिकल्स बनाए हैं, राइट। तो हम इसको स्टडी करते हैं। आर्टिकल 40 बेसिकली सबसे पहले क्या आता है? विलेज पंचायत। विलेज पंचायत क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस का सिस्टम होता है शहरों में, वैसे ही वहां पे क्या होता है? विलेज में पंचायत बिठाई जाती है। सपोज अगर किसी शहर में कुछ गलत हो गया तो वी कैन गो टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन और हम कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन विलेजेस में क्या होता है? पंचायत बिठाई जाती है, जिसमें क्या होता है? सरपंच होते हैं, 5 पंच होते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे जो हेड होता है वो कौन सा होता है? सरपंच होता है। 5 पंच के कारण ही इसको पंचायत बोलते हैं। 5 मेंबर कमेटी होती है बेसिकली। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी ग्राम सभा, फिर आएगी ग्राम पंचायत, फिर आएगी पंचायत समिति। ये सिस्टम होता है पूरा विलेज पंचायत का, उसको एस्टैब्लिश किया। आर्टिकल 43 में हमारे पास आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी ने क्या कहा था कि पूरे हैंडवर्क की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होनी चाहिए। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री गांव में या विलेजेस में डेवलप करवाने का मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था कि अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, उस कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, वर्कर के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। दैट इज द मेन पर्सन टू एस्टैब्लिश द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। बेसिकली जो सारे हैं ये रूरल एरियाज को अपलिफ्ट करते हुए बनाए गए हैं आर्टिकल्स। क्लियर? आर्टिकल 43। आर्टिकल 46 क्या एस्टैब्लिश करता है? वीकर सेक्शन अपलिफ्टमेंट, कि हमारे जितने भी वीकर सेक्शंस हैं जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ये वीकर सेक्शन माने जाते हैं, तो इनकी क्या होनी चाहिए? बेसिकली अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। मैंने 3 सेक्शंस बताए आपको, एससी, एसटी एंड ओबीसी। इनको आज के टाइम पे भी हमारी इंडियन सोसाइटी में वीकर सेक्शन माना जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट, इनकी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। इन वीकर सेक्शन के लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, इक्वल वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो ताकि ये भी सोसाइटी में क्या हो सके? अपलिफ्ट हो सके।
नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कि जो भी हमारा रूरल एरियाज है वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, ताकि वहां पे भी क्या हो सके, लोग हेल्दी हो सके, फिट हो सके, और वहां पे किसी भी डिसीज के कारण किसी भी बंदे की डेथ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? Article 47 is related to our healthcare, and the last but not the least is Article 48 जो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को मारना, एनिमल्स को खत्म करना इज नॉट द पॉइंट। एनिमल प्रोटेक्शन भी एक हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अब एक आर्टिकल बन चुका है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अभी आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स खत्म नहीं हुए हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव फर्स्टली कंप्लीट दीज काइंड्स ऑफ आर्टिकल। इसके बाद में आपको कुछ रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डीपीएसपी के आर्टिकल्स प्लस एक और टॉपिक जो है वो वाइंड अप करवा दूंगी। होप दिस टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब ये आर्टिकल्स लिख लीजिए, सारे डिटेल्स नोटबुक पे नोट डाउन करके नोट्स बनाते रहिए, एंड सी यू अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।